नमस्कार दोस्तों। आज हम परिचर्चा करेंगे नेतृत्व का सिद्धांत भाग 2। इस भाग के अंतर्गत हम प्रबंधन और नेतृत्व क्या होते हैं, उनके बीच क्या संबंध हैं अथवा वो दोनों अपना पृथक अस्तित्व रखते हैं या नहीं, इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु होगा नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत। इन सिद्धांतों में से दो सिद्धांतों पर आज परिचर्चा की जाएगी। पहला सिद्धांत होगा नेतृत्व का लक्षण या गुण सिद्धांत या प्राकृतिक लक्षणों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत नेतृत्व का कार्यात्मक सिद्धांत होगा। तो आइए परिचर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले नेतृत्व और प्रबंधन क्या होता है। सामान्यतः यह उम्मीद की जाती है कि एक प्रबंधक अच्छा नेता भी हो, परंतु यह संभव हो ऐसा जरूरी नहीं है। अर्थात ये माना जाता है सामान्य रूप से कि एक प्रबंधक एक अच्छा नेता भी होता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक प्रबंधक अच्छा नेता भी हो। जरूरी नहीं है, यद्यपि एक प्रबंधक अच्छा नेता हो सकता है। नेतृत्व अनुयायियों के उचित और उत्साहपूर्ण व्यवहार से संबंधित होता है। नेतृत्व के लिए किसी संरचनात्मक संगठन में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेतृत्व मुख्य रूप से अपने अनुयायियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को अभिव्यक्त करता है तथा नेतृत्व अपने अनुयायियों में उत्साह को बढ़ाता है। इसी के साथ नेतृत्व के लिए किसी भी कीमत पर संरचनात्मक संगठन की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रबंधक के लिए संरचनात्मक संगठन की आवश्यकता होती है। सोपानी संरचना में प्रबंधक नेता की भूमिका में होता है, परंतु नेतृत्व निर्धारित औपचारिक भूमिका के अतिरिक्त भी कुछ होता है। इसका मतलब है कि जो संरचनात्मक संगठन होते हैं उनमें पद सोपानी ढांचा होता है। इस पद सोपानी ढांचे के कारण जहां सुपीरियर होता है, नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं, इसलिए सबॉर्डिनेट अथवा अधीनस्थों को अपने उच्चस्थ के अधीन रहना होता है, उनके आदेश की अनुपालना करनी होती है। इसलिए वो पद सोपानी ढांचे के कारण जो प्रबंधक होता है वह पद स्थिति पर आधारित नेतृत्व की प्रकृति का निर्वहन करता है। प्रथम व्याख्यान में जब मैंने चर्चा की थी कि नेतृत्व की प्रकृति को एमपी फोलेट ने 3 स्वरूपों में विभक्त किया है। कितने स्वरूपों में? 3 स्वरूपों में। पद स्थिति पर आधारित नेतृत्व, दूसरा होता है कार्य आधारित नेतृत्व और तीसरा होता है व्यक्तित्व आधारित नेतृत्व। अतः यहाँ पर जिस नेतृत्व की बात कही गई है वह प्रबंधक को पद स्थिति पर आधारित नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए पद स्थिति आधारित नेतृत्व को अधीनस्थों को न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। इस स्थिति में पद सोपानी ढांचे का प्रबंधक एक नेता भी होता है, परंतु यह प्रबंधक संगठन के बाहर भी नेतृत्व करता हो यह जरूरी नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के लिए पूरक एवं स्वतंत्र पहचान रखने वाली इकाइयां। इसका मतलब है कि नेतृत्व और प्रबंधक एक दूसरे की प्रतिरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे की समर्थक हैं, पूरक हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना अस्तित्व, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों हाथ आपस में मिलते हैं, लेकिन दोनों हाथों का अपना क्या होता, पृथक अस्तित्व होता है। ये विरोधी नहीं है, अपितु एक दूसरे के पूरक या समर्थक होते हैं। जे 3 विचारकों का यहाँ प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में क्या कहना है, उसके आधार पर हम प्रबंधन और नेतृत्व के अंतर संबंधों को समझेंगे। पहले विचारक है जे मुलिन्स। जे मुलिन्स के अनुसार किसी संरचनात्मक संगठन में निर्धारित भूमिका निभाने वाले को प्रबंधक कहते हैं या प्रबंधक कहलाते हैं। संगठन के बाहर के लोग मैनेजर को नेता के रूप में या नेता की भूमिका के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जे मुलिन्स का यह कहना है कि प्रबंधन और नेतृत्व 2 भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। संगठन के अंतर्गत पद स्थिति के कारण जो प्रबंधक नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन करता है वह संगठन के बाहर नेता नहीं होता है, अथवा संगठन के अधीनस्थ उसे संगठन के बाहर नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरे विचारक वाटसन हैं। वाटसन के अनुसार प्रबंधक सामान्यतया संगठन की संरचना, रणनीति एवं व्यवस्था पर निर्भर होते हैं, जबकि नेतागण शैली, स्टाफ, कौशल और साझा लक्ष्यों पर निर्भर होते हैं। यहाँ पर वाटसन का भी ये कहना है कि नेतृत्व और प्रबंधक दोनों अलग अलग स्वरूपों में होते हैं। प्रबंधक हमेशा संगठन की संरचना के साथ जुड़ा होता है। संगठन की जिस स्ट्रक्चर में उसको काम करना होता है उसी स्ट्रक्चर में वो कार्य कर रहा होता है। उसकी एक पूर्व निर्धारित रणनीति होती है और उसकी एक कार्य करने की प्रणाली होती है, जिसके आधार पर ही संगठन का संचालन प्रबंधक के द्वारा किया जाता है।
जबकि नेतागणों का व्यवहार करने का एक तरीका, एक शैली होती है, उनके अनुयायी होते हैं, उनके पास एक दक्षता या कौशल होता है और उनके साझा उद्देश्य होते हैं जिन पर नेतृत्व निर्भर करता है। तीसरे विचारक हेनरी हैं। हेनरी के अनुसार नेतृत्व एक विशाल अवधारणा है, नेतृत्व एक बड़ी अवधारणा है जो सभी प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक संगठनों में, मैत्री संगठनों में तथा परिवार इत्यादि में पाई जाती है। इसके विपरीत प्रबंधन की धारणा सीमित और औपचारिक संगठनों तक ही विस्तृत होती। हेनरी ने यहाँ स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि नेतृत्व की अवधारणा व्यापक होती है जबकि प्रबंधन की अवधारणा सीमित होती है। जैसे मुलिन्स ने भी कहा कि प्रबंधन और नेतृत्व संगठन के भीतर तो हो सकता है, जो संरचनात्मक संगठन होता है, औपचारिक संगठन होता है, परंतु उस संगठन के बाहर जाते ही प्रबंधन और नेतृत्व दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से हेनरी का कहना है कि नेतृत्व के लिए संरचनात्मक संगठन की आवश्यकता नहीं होती है। परिवार जो अनौपचारिक संगठन है, वहां भी परिवार के मुखिया के द्वारा नेतृत्व शैली का व्यवहार किया जाता है, वह परिवार का नेता होता है। मित्रिक संगठनों में भी, मित्रतापूर्ण संगठनों में भी लीडर होता है, जैसे कि सार्क जो साउथ ईस्ट दक्षिणी पूर्व एशिया देशों का संगठन है, वहां एक के द्वारा नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है। ऐसे ही नाटो के अंतर्गत भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है और इसी तरह से अन्य जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, उन संगठनों में भले ही वो मैत्रिक संगठन हो, औपचारिक संगठन हो, अनौपचारिक संगठन हो, मैत्रिक संगठन हो, उनमें नेतृत्व दिखाई देता है, परंतु प्रबंधन सभी में दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ प्रबंधन की जो अवधारणा है वो केवल औपचारिक संगठनों से जुड़ी होती है और नेतृत्व की अपेक्षा सीमित अवधारणा होती है। अर्थात एक प्रबंधक नेता हो सकता है परंतु प्रत्येक नेता प्रबंधक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रबंधक और नेतृत्व दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, परंतु ये बहुत अच्छी बात होगी यदि किसी संरचनात्मक संगठन के अंतर्गत प्रबंधक को नेतृत्व का व्यवहार करना भी आता है तो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करना आसान होगा तथा लोगों पर प्रभाव स्थापित करना, संगठन के बाहर भी उसके अनुयायी होंगे और वो उसके समर्थक जरूर होंगे। तो ये थी प्रबंधक और नेतृत्व के बीच अंतर संबंधों की अवधारणा। नेक्स्ट हमारा विषय है नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांत। आज केवल दो सिद्धांतों के बारे में परिचर्चा की जाएगी, दो छोटे छोटे और संक्षिप्त सिद्धांत। पहला सिद्धांत है नेतृत्व का गुण या लक्षण सिद्धांत। इसका मतलब है कि नेतृत्व का यह सिद्धांत गुणों पर आधारित है, लक्षणों पर आधारित है, विशेषताओं पर आधारित है, विशेष जो कार्य करने के तरीके होते हैं उन पर आधारित होता है। यह नेतृत्व का प्राचीनतम उपागम है जो 19वीं सदी के आरंभ के दशकों में लोकप्रिय हुआ। इसे महामानव सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। महामानव से मुझे याद आया कि मनुस्मृति भारतीय राजनीतिक चिंतन में पढ़ाई जाती है। मनुस्मृति में जिस राजा की परिकल्पना की है वो कहानी के रूप में, वह परिकल्पना, वह राजा महादेवता होता है। यद्यपि उसके ऊपर धार्मिक संस्था और धर्म का नियंत्रण होता है, इसके अलावा उस पर जनता का कोई नियंत्रण नहीं होता। वह महादेवता इसलिए होता है क्योंकि वह 8 देवताओं के गुणों को धारण करता है और वह उन गुणों के माध्यम से ही जनता को नियंत्रित भी करता है। उस महादेवता उसे कहा गया लक्षणों के आधार पर। इसी तरह से यहाँ भी महामानव ग्रेट मैन थ्योरी को डिजाइन किया गया है, बड़े आदमी की या जिसको महान कहा जाता है उसके बारे में। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित होता है कि नेता जन्म लेते हैं, नेता तैयार नहीं होते, नेताओं को बनाया नहीं जा सकता। नेतृत्व एक कौशल नहीं है, कृत्रिम कौशल नहीं है जिसे अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से सिखाया जा सकता है या हर कोई व्यक्ति अभ्यास के द्वारा नेता बन सकता है, ऐसा नहीं है। नेता जन्म से ही नेता होते हैं क्योंकि वो कुछ प्राकृतिक गुणों को धारण करते हैं। यह सिद्धांत अरस्तु की इस मान्यता का भी समर्थन करता है जहां प्राकृतिक असमानता की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। जैसे पांचों हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि प्रकृति ने, अरस्तु का कहना है कि प्रकृति ने सब लोगों को समान नहीं बनाया, अपितु कुछ लोग शासित होने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए जन्म लेते हैं। इसी तरह से रॉबर्ट मिचेल्स ने भी अपने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अलप तंत्र के लोह नियम में कहा है कि कुछ लोग ही संगठन पर, किसी भी प्रकार का संगठन हो, भले ही वो शैक्षणिक संगठन हो, भले ही सांस्कृतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, आर्थिक संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो या अनौपचारिक संगठन, कैसा भी संगठन हो, उस संगठन का नियंत्रण कुछ सीमित लोगों के द्वारा ही
किया जाता है। क्यों किया जाता है उस संगठन का संचालन कुछ लोगों के द्वारा? क्योंकि आम जनता में योग्यता और कौशल, दक्षता, गुण नहीं होते हैं, ये कुछ लोगों में ही होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, और इसीलिए वो हर संगठन में अल्पतंत्र ही शासन करेगा। भले ही आप लोकतंत्र का अच्छे से अच्छा स्वरूप स्थापित कर दो, परंतु उस लोकतंत्र में भी लोग नहीं, कुछ लोग ही तंत्र पर क्या होंगे? हावी होंगे। अतः इस सिद्धांत की मान्यता, यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि नेता जन्म लेते हैं, नेता बनते नहीं, तैयार नहीं किए जाते, अथवा वे कृत्रिम नहीं होते हैं। इसका मतलब नेता आर्टिफिशियल नहीं होते, बाय नेचर होते हैं, जन्म से ही नेतृत्व के गुणों को प्राप्त करते हैं। ये कृत्रिम रूप से अभ्यास के द्वारा किसी को नेतृत्व के गुण सिखाए नहीं जा सकते हैं। नेतृत्व इस स्वरूप को दुनिया की वंशवादी राजनीति, सैन्य संस्कृति और औद्योगिक संस्कृति के स्वरूप में देखा जा सकता है। यदि नेतृत्व के इस गुण सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत को हम देखना चाहते हैं तो पूरी राजनीतिक दुनिया में राजनीतिक नेतृत्व के स्वरूप में आप वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति, भारत, दक्षिण अफ्रीका और अन्य जो दुनिया के विकसित और विकासशील राज्य हैं, जहां पर भी आप कुछ विशेष वंशों को, परिवारों को, भले ही वो ब्रिटेन भी हो सकता है, वो कुछ विशेष जातियों के द्वारा ही लंबे समय तक, शताब्दियों तक उस शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यह वास्तव में नेतृत्व के गुण या लक्षण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। सैन्य संस्कृति, ये थोड़ा आपके लिए एक अलग या अजीब या अज्ञानी शब्द हो सकता है। मिलिट्री कल्चर ये भावनात्मक विषय नहीं है, ये तार्किक विषय है। सैन्य संस्कृति का मतलब होता है कि सेना के जो प्राधिकारी और बड़े अधिकारी होते हैं, उनके परिवार के लोगों को ही सेना की संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। इसलिए अधिकांशतः जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज होती हैं और नेशनल डिफेंस सर्विसेज होती हैं, एनडी और सीडीएस के माध्यम से भारत में और अन्य देशों की जो सैन्य कार्मिक अधिकारी स्वरूप में होते हैं, वो अधिकांश से परिवार से संबंधित या उनके रिश्तेदार, नातेदार ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक मिलिट्री कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। अतः यहाँ भी सैनिक गुणों की बात कही गई है, क्योंकि वो सेना के साथ रहकर सैनिक परिवार के लोगों को इस सेना के बारे में ज़्यादा मालूम होता है। सेना की संस्कृति, रहन सहन, तौर तरीके और जो गुण होते हैं वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ये भारत में बहुत अधिक स्तर पर पाया जाता है। औद्योगिक संस्कृति, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये परिवारवाद और विरासत के रूप में संचालित होता है। उद्योगपतियों के संतानों या बेटे बेटियों के द्वारा ही उद्योगों का बड़े स्तर पर निर्वहन किया जाता है। यह सिद्धांत नेतृत्व के लक्षण या गुण सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में, नेतृत्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका कोई विकल्प नहीं होता है। इसको न तो सर्जित किया जा सकता है और न अर्जित किया जा सकता है, न इसे उन्नत किया जा सकता है और न इसे सीखा जा सकता है और न ही इसे किसी दूसरे को सिखाया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह नेतृत्व का प्राकृतिक सिद्धांत है। प्रकृति ही किसी को नेता बनाती है और प्रकृति ही लोगों को उनके अनुयायी या फॉलोअर्स बनाती है। इसका मतलब नेता कौन होगा और उसके समर्थक कौन होंगे, ये हम और आप तय नहीं करते, ये तय करती है प्रकृति। प्रकृति से ही निर्धारित होता है कि किस व्यक्ति में नेतृत्व की क्षमताएं हैं जो आगे चलकर एक नेता बनेगा, और कौन से लोगों में ऐसी क्षमताएं नहीं जो हमेशा ही फॉलोअर्स बनेंगे, अनुयायी बनेंगे। यद्यपि इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है, नेतृत्व प्राकृतिक नहीं होता है, नेतृत्व को कृत्रिम रूप से सीखा जा सकता है, अभ्यास के माध्यम से इसे अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि नेतृत्व एक कौशल होता है। इसलिए इस सिद्धांत के आलोचनात्मक स्वरूप में दूसरे सिद्धांत का जन्म हुआ। तो आइए दूसरे सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करते हैं। नेतृत्व का लक्षण सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी बातें और रहेगी। नेतृत्व व्यक्तिगत गुणों या लक्षणों से पहचाना जाता है जो कि जन्म से ही प्राप्त होते हैं, उन्हें अभ्यास से अर्जित नहीं किया जा सकता। यद्यपि इनके बारे में परिचर्चा हो चुकी, फिर भी ऐसे जन्मजात गुणों में निर्णय लेने की शक्ति, बौद्धिक क्षमता, क्रमनिष्ठता, आत्मविश्वास, प्रबंधन क्षमता, उदारता, प्रभुत्वकारी व्यक्तित्व, आकर्षण, साहस, आक्रामकता इत्यादि को शामिल किया जाता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में चेस्टराय बर्नार्ड, आर.एस. द्विवेदी, टी. मिलेट, एप्पलबी इत्यादि हैं। आइए नेतृत्व के दूसरे सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करते हैं। नेतृत्व का कार्यात्मक सिद्धांत, इसे नेतृत्व का कार्य आधारित सिद्धांत भी कहा जाता है। नेतृत्व का यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि नेता कौन होगा और नेतृत्व क्या है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कार्य करता है। कार्य तय करेगा, कार्य करने वाला नेता होगा, और कार्य करने का तरीका उसके नेतृत्व की शैली के रूप में
पहचाना जाएगा। यह महामानव सिद्धांत की इस मान्यता के विपरीत स्वरूप को स्वीकृत करने वाले इसे त्रिवर्त उपागम का प्रतिपादन जॉन एडेर के द्वारा किया गया है। यह सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत, लक्षण सिद्धांत या ट्रेट थ्योरी की प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया है कि लक्षण होते हैं जो जन्मजात होते हैं, वही नेता होता नहीं, जो व्यक्ति काम करता है उस कार्य पर आधारित नेतृत्व को यहाँ स्वीकार किया गया है। इसे नेतृत्व का त्रिव्रत उपागम सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन एडेर के द्वारा किया गया है। यह सिद्धांत इस बात को स्वीकार करता है जैसे कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था जो आरंभिक स्वरूप में कर्म पर आधारित थी, जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में परिवर्तित होगा, यानी वर्णों को इंटरचेंज की यहाँ स्वतंत्रता दी गई है। परंतु धीरे धीरे जो क्रम आधारित वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित व्यवस्था बन गई। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए कि वह क्रम के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर हो गई। तो जन्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था है वो नेतृत्व के गुण सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु जो क्रम पर आधारित वर्ण व्यवस्था आरंभिक स्वरूप में थी वो कार्यात्मक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है कि यदि कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण के कार्य नहीं कर सकता वह शूद्र वर्ण के कार्य करेगा तो शूद्र वर्ण में शामिल होगा। अगर क्षत्रिय वर्ण के गुण उसमें होते हैं तो क्षत्रिय होगा, और वैश्य वर्ण के गुण उसमें होते हैं तो वैश्य वर्ण में शामिल होगा। यह निसंदेही एक अच्छी व्यवस्था थी, क्रम आधारित व्यवस्था। जॉन एडेयर के द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इस सिद्धांत की मान्यता क्या है कि नेता जन्म ही नहीं लेते हैं। इसका मतलब नेता जन्म लेते हैं इस बात को तो वह स्वीकार करता है कि जन्म से भी कुछ लोगों में कुछ इस विशेष प्रतिभाएं कौशल हो सकते हैं, परंतु ऐसे कौशल को अभ्यास द्वारा अर्जित भी किया जा सकता है। अपितु नेतृत्व को प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है, क्योंकि नेतृत्व क्या है, एक कौशल होता है। इसका मतलब नेतृत्व कार्य करने का एक तरीका होता है, और ये तरीका जो व्यक्ति सीख सकता है, इसको अधिगम कर सकता है, वही व्यक्ति नेता होता है। इसका मतलब नेता कोई भी हो सकता है, बस इसकी एक शर्त है कि नेता के पास, उस व्यक्ति के पास वह कौशल होना चाहिए जिसे नेतृत्व का कौशल या दक्षता कहा जाता है। यह उपागम नेता के गुणों या व्यक्तित्व की अपेक्षा उसके द्वारा निष्पादित कार्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेता जो कार्य करता है उस कार्य व्यक्ति जो कार्य करता है वो कार्य तय करेंगे कि वह व्यक्ति नेता होगा या अनुयायी होगा। निष्पादित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, अतः इसे कार्यात्मक उपागम कहा जाता है। इसे कार्यात्मक उपागम इसलिए कहा जाता है कि नेता कार्य से निर्धारित होगा, या लोगों में से कौन नेता होगा और कौन अनुयायी होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग अपने कार्यों का निष्पादन कैसे करते हैं। जो बेहतर निष्पादन करता है, बेटर परफॉर्मेंस करता है, वह नेता होगा, और जो नहीं कर पाता है वह उसका समर्थक या अनुयायी होगा। जॉन एडेर ने सैन्य समूह की 3 कार्यात्मक आवश्यकताओं के सेट बनाए हैं, और इन सेट के आधार पर ही इस सिद्धांत को जॉन एडेर ने स्पष्ट किया है। आइए जॉन एडेर के द्वारा नेतृत्व के कार्यात्मक सिद्धांत का स्पष्टीकरण समझते हैं। नेतृत्व का कार्यात्मक सिद्धांत। जॉन एडेर ने सैन्य समूह की आवश्यकताओं को 3 कार्यात्मक आवश्यकताओं के सेट के आधार पर इस सिद्धांत को समझाया। सबसे पहली बात, जॉन एडेर के द्वारा आवश्यकताओं पर जो कार्य की आवश्यकताएं होते उस पर आधारित इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया है। जॉन एडेर के अनुसार मिलिट्री के ग्रुप होते हैं। जॉन एडेर ने मिलिट्री के ग्रुप्स और सैन्य समूह पर इस सिद्धांत का एक्सपेरिमेंट किया है। उसका यह कहना है कि सामान्यतः सैनिकों की आवश्यकताओं को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। कितने समूह में? 3 समूह में। पहला समूह है कार्य संबंधी आवश्यकताएं, दूसरी हैं व्यक्तिगत आवश्यकताएं, और तीसरी है टीम की आवश्यकताएं। सब लोगों की जो आवश्यकताएं एज ए टीम के रूप में जो रिक्वायरमेंट होती हैं। कार्य संबंधी आवश्यकताएं ये उन कार्यों से संबंधित हैं जो कार्य सैनिकों के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं, भले ही वो प्रशिक्षण का कार्य हो, भले ही वो नियम पढ़ने का कार्य हो, नियम सीखने का कार्य हो, बंदूक चलाने का कार्य हो, अपने जीवन की रक्षा करने का कार्य हो, गोला बारूद फेंकने का कार्य हो। ये तमाम तरह के जो कार्य होते हैं वो सैनिकों की कार्य संबंधी आवश्यकताएं होती हैं जो दैनिक रूप से उनको निष्पादित करनी होती हैं। दूसरी आवश्यकताएं उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अंतर्गत उनके खुद का जीवन होता है, उनका जीवन की उनकी व्यावसायिक जीवन में पदोन्नति होती है, उनका वेतन होता है, उनकी भूख होती है, उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं। इनको व्यक्तिगत आवश्यकताएं कहा जाता है।
तीसरी आवश्यकताएं टीम आवश्यकताएं होती हैं, एज ए टीम के रूप में, कि उनमें मनोबल मजबूत होना चाहिए, उनमें एक समूह के रूप में कार्य करने की प्रेरणा होनी चाहिए, उनमें बाह्य और आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, उनमें अनुशासन होना चाहिए, उनमें एक टीम के रूप में कार्य करने की भावना होनी चाहिए, कार्य करने का उत्साह होना चाहिए, कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, न्योछावर की भावना होनी चाहिए। ये तीनों तरह की जो आवश्यकताएं हैं, इन तीनों आवश्यकताओं में जो कॉम्बिनेशन स्थापित किया जाता है या इन तीनों आवश्यकताओं में समन्वय करने वाले व्यक्ति को नेता कहते हैं। जो ऐसा कर पाता है वो लीडर होता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता है वो क्या होता है, वो अनुयायी होता है। इन तीनों आवश्यकताओं में बैलेंस या संतुलन स्थापित करना नेतृत्व की पहचान है। कई बार आपने देखा होगा कि सैनिक आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन तीनों आवश्यकताओं में कदापि समन्वय स्थापित नहीं कर पाते। जो समन्वय स्थापित कर लेता है वह बहुत आगे जाकर एक नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन करता है। तो इस तीन आवश्यकताओं के सेट्स को जॉन एडेर के द्वारा कार्यात्मक आधार पर स्थापित किया गया है कि इन तीनों कार्यों को निष्पादित करने की, तीनों आवश्यकताओं में को संपादित करने का जो समन्वय का कार्य करता है उसे नेता कहा जाता है। सब व्यक्ति ऐसा नहीं कर, सब व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं तो सब नेता होंगे, जो ऐसा कर सकते हैं वो नेता होंगे, जो ऐसा नहीं कर सकते वो अनुयायी होंगे, फॉलोवर्स होंगे। अतः नेतृत्व कार्य से निर्धारित होता है। इन तीनों के बीच समन्वय स्थापित करना ही नेतृत्व की आदर्श स्थिति का प्रतीक होता है। अतः जॉन एडेयर लक्षण सिद्धांत अथवा ट्रेट थ्योरी के प्रतिरोध में इस बात पर बल देते हैं कि कार्य आधारित नेतृत्व होना चाहिए। कार्य तय करेगा कि नेता कौन होगा, और कार्य तय करेगा कि उसके फॉलोअर्स या अनुयायी कौन होंगे। इसी के साथ आज का विषय और आज का टॉपिक, आज का व्याख्यान खत्म हुआ। आप सब लोगों को इसे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।